हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा। सीएफए लेवल 1 के और एक समरी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट इशूअर्स और आज उसके थर्ड लर्निंग मॉड्यूल को हम लोग समराइज करने जा रहे हैं। मैंने हमेशा से ही कहा है और वापस कह देता हूं हर वीडियो के बिगनिंग में दैट दीज समरी वीडियोस आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल अगर आप इस लर्निंग मॉड्यूल को शुरू कर रहे हैं या फिर मैं रिवीजन कर रहे हैं। खास करके दोज एनरोल्ड स्टूडेंट्स, दोज हु हैव एनरोल्ड एंड स्टडीड फ्रॉम आवर नोट्स, हमने ये समरी नोट्स एग्जैक्टली अपने नोट से ही बनाया है। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिवाइज योर कंटेंट रियली फास्टर। तो एक डिफरेंट सेट ऑफ अटेम्प्ट है जहां पे आपका रिवीजन फास्टर हो जाए, बट एट द सेम टाइम एनीबडी हु इज ट्राइंग टू यूज दिस वीडियोस सो दैट उनको लर्निंग मॉड्यूल का एक बेसिक आइडिया लग जाए और उसके बाद वो लर्निंग मॉड्यूल को अच्छे से खुद से समझ सके या फिर पढ़ सके, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऑब्वियसली ये समरी सेट ऑफ वीडियोस को हम लोग बहुत मेहनत से बना रहे हैं। इसको अगर आप एक बार लाइक कर देंगे यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लर्निंग मॉड्यूल फॉर द डे, जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बेसिक आइडिया सबको है। इट इज अबाउट द वे a company should govern itself and उसके इंटरनल कंट्रोल प्रैक्टिसेस इस तरह से होने चाहिए कि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का वो ध्यान रख सके। अब स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, टॉकिंग अबाउट द शेयर होल्डर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड मेनी मोर। तो उन सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। इसके लिए जो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जरूरी होती है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू में ही आ जाता है जो कि होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। नाउ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज बेसिकली सिचुएशन जहां पे आप कंपनी लेवल पे अगर आप इमेजिन करोगे तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं दोज आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो वो हो जाते हैं यहाँ पे आपके लिए प्रिंसिपल, और कंपनी को चलाती है मैनेजमेंट, तो वो यहाँ पे हो जाती है एजेंट। जाहिर सी बात है द मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजंस जो कि उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो रेदर देन वर्किंग इन द डायरेक्शन जो कि शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट करे। अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी अराइज हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एजेंट इज नॉट वर्किंग फॉर द प्रिंसिपल, एजेंट इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो उस कंडीशन को कैसे हम लोग मिनिमाइज करें, हाउ कैन वी सेटअप कंट्रोल्स जो कि ये इंश्योर करें कि प्रिंसिपल के जो इंटरेस्ट है उसका प्रोटेक्शन हो रहा है। तो उसी के बारे में पहला लर्निंग आउटकम है, तो उसके बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं। सो पहला लर्निंग आउटकम आप देख सकते हैं। हियर वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स। तो सबसे पहला स्टार्ट ये हुआ है कि बॉस ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई आपका प्रिंसिपल और आपका एजेंट दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स वांट कि उनको ज्यादा रिटर्न मिले एंड द एजेंट इज नॉट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो अब इस तरह के खर्चों को आपको जब कम करना है, या सॉरी इस तरह के जब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं जिसके खर्चे आते हैं। सो नेचुरली दैट इज एक्सपेंसिव। तो वो खर्चों में जो खर्चे हैं उनको हम कहते हैं एजेंसी कॉस्ट, और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के आपको खर्चे देखने को मिल जाते हैं। नंबर वन इज यू हायर एम्प्लॉयज टू मॉनिटर द एजेंट। अगर एजेंट है और एजेंट को आप मॉनिटर करने के लिए अपने एक एम्प्लॉय को बैठा रखे हो तो जाहिर सी बात है इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट। इससे देखरेख हो जाएगी, ये इंश्योर हो जाएगा कि एजेंट आपके लिए काम कर रहा है या फिर अगेंस्ट काम कर रहा है, बट ऑब्वियसली इट कम्स विद ह्यूमन मैन पावर कॉस्ट, तो वो तो रहेगा ही। इनडायरेक्ट एक और चीज होती है, इसका एक खर्चा होता है, वो ये है दैट इफ यू प्लेस एक्सेसिव कंट्रोल्स ऑन योर एजेंट तो उस केस में लॉस ऑफ बिजनेस होने का भी चांस रहता है। तो वो चीज भी यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपका एजेंट को मान लो आपने ज्यादा डांट फटकार दिया या ज्यादा आपने कंट्रोल्स में डाल दिया तो एजेंट विल नॉट बी wanting to take risk for you, agent would not be wanting to go beyond his own limits। तो वहां पे उसका एक कंजर्वेटिव बिहेवियर कैन हर्ट योर सेल्स, कैन हर्ट योर बिजनेस। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको देखा जा सकता है। तो देखा जाए तो एक फ्लिप साइड है, या बोल सकता हूँ सी सॉ चल रहा है लगातार। ज्यादा कंट्रोल प्लेस कर दिया तो खर्चा, कम कर दिया तो खर्चा। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, चलो ये तो एक बेसिक आइडिया था एजेंसी कॉन्सेप्ट, एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट का। सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है लर्निंग मॉड्यूल से, पर अब जितनी बातें हम करेंगे वो पूरा कनेक्टेड है लर्निंग मॉड्यूल में, ध्यान देना। नंबर वन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स। क्या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल, जबकि मैनेजर्स और डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो एजेंट्स की तरह काम करते हैं। वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए अपॉइंटेड हैं और उनको काम करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स।
ठीक है। अब यहां बोला है कि मैनेजर्स और डायरेक्टर्स आमतौर पे ना लोअर रिस्क लेते हैं एंड शेयर होल्डर्स चाहते हैं ज्यादा रिस्क ली जाए। वो इस वजह से क्योंकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिस्क लेने पे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, उनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, उनकी वेल्थ बढ़ेगी, तो दे वुड वांट कि कंपनी ज्यादा रिस्क लेकर के काम करे। जबकि मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर रेम्यूनरेशन ऑन द कंपनी, तो वो कंपनी को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में मानते हैं, तो जाहिर सी बात है दे वुड टेक लेसर रिस्क। ये एक पहला कॉन्फ्लिक्ट आ गया। दूसरा, इंफॉर्मेशन असिमेट्री कैन ऑल्सो क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स because as managers, as board of directors, they would know much more about the company than the owners themselves. तो क्या होगा, शेयर होल्डर के पास कम इंफॉर्मेशन है, मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एंड व्हेन देयर इज नो सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन असिमेट्री। नेक्स्ट, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके मैनेजर्स हैं, या तो वो मेहनत से काम नहीं कर रहे, या तो वो रिस्क लेने से बच रहे हैं, या फिर ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं। कोई भी इस तरह से अगर काम हो जिसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज के हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं, देन इन दैट केस आई वुड से कि मैनेजर्स आर नॉट वर्किंग इन द बेस्ट कैपेसिटी दे शुड हैव वर्कड। इसके अलावा डायरेक्टर्स भी जो है वो अगर मैनेजमेंट का सपोर्ट करने लग जाएं, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द अपॉइंटेड सेट ऑफ पीपल जो कि इंश्योर करेंगे कि मैनेजर्स आर वर्किंग इन द वे शेयर होल्डर वुड वांट देम टू वर्क। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीच में मैं कह सकता हूं कि एक बेहाफ में काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स के बेहाफ में काम कर रहे हैं। तो अगर वो मैनेजर्स के साथ में मिल जाएं, जैसे मैनेजर्स बोले अगर वो हर चीज को अप्रूव करने लग जाएं, तो जाहिर सी बात है शेयर होल्डर इंटरेस्ट हो सकता है कि पूरी तरह से मैनेज नहीं किया जा सके। एंड लास्ट में ये है कि मैनेजर्स अगर कंपनी के रिसोर्सेज यूज करता है फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करता है, तो इन सब चीजों से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स के आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अब इसमें आते हैं कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, जो कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए पुश करते हैं क्योंकि उनके पास सिग्निफिकेंट होल्डिंग है उस कंपनी की, जबकि माइनॉरिटी होल्डर्स वुड वांट की कंपनी ज्यादा रिस्क ले। ये एकदम सिंपल सी सिचुएशन में आपको समझाता हूं। अगर मेरे पास भी किसी कंपनी के सिग्निफिकेंट शेयर्स है, सपोजिटली ऑफ माय वेल्थ से 10,000 करोड़, आई हैव 8,000 करोड़ कमिंग फ्रॉम अ सिंगल कंपनी, तो मैं चाहूंगा कि वो कंपनी की मैनेजर्स थोड़े से रेस्पॉन्सिबली काम करें, बिकॉज वो कंपनी कैसे रन करेगी उसके ऊपर मेरी वेल्थ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम मैं उस कंपनी में भी सिग्निफिकेंट ओनरशिप भी रखता हूं। ऐसा समझिए दैट आई वाज द प्रमोटर वंस एंड नाउ आई हैव लेफ्ट द कंपनी एंड मैनेजमेंट इज मैनेजिंग दैट बिजनेस, तो भी आई वुड वांट कि वो कंपनी कम रिस्क ले। वहीं पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वुड से कि भाई हमारे पास तो लाखों रुपए के शेयर्स हैं, करोड़ों के तो है नहीं, सो ज्यादा रिस्क लेगी तो ज्यादा तेजी से शेयर प्राइस बढ़ेगा तो हमको ज्यादा फायदा है। तो यहाँ पे भी माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की भी एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा डुअल क्लास वोटिंग स्ट्रक्चर भी होता है, तो इसमें कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो ज्यादा वोटिंग राइट्स के साथ में आते हैं और कुछ कम के साथ आते हैं, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। इसके अलावा क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में क्या लड़ाई हो सकती है? एकदम हो सकती है। शेयर होल्डर्स ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं अगेन, और क्रेडिटर्स लेंडर्स कम रिस्क लेना चाहते हैं। लॉजिक इज वेरी क्लियर, लेंडर को रिस्क लेके मिलेगा क्या? अगर कंपनी ज्यादा रिस्क ले लेगी और लेंडर भी बोलता है हाँ आप ज्यादा रिस्क ले लो, तो उसको मिलेगा क्या? एट द एंड उसको अपना प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलेगा और इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा उसका कोई भी रेजिडुअल क्लेम है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको कंपनी के ज्यादा रिस्क लेने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट और अराइज होते हैं जब कंपनी के शेयर होल्डर्स और डेट उठा लेते हैं या फिर ज्यादा डिविडेंड देने लग जाते हैं। बेसिकली इन एनी वे पॉसिबल अगर कंपनी की लेवरेज बढ़े या फिर मैं कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक्सेसिव पेमेंट और डिविडेंड्स के थ्रू, तो ये दोनों चीजें नर्वसनेस क्रिएट करते हैं इन द आईज ऑफ लेंडर्स, एंड जाहिर सी बात है उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। ये था आपके लिए पहला लर्निंग मॉड्यूल, या बोल सकता हूं लर्निंग आउटकम, जिसमें मैंने ट्राई किया कि चीजों को एक बार ओवरव्यू करते हुए समझाऊं। जाहिर सी बात है ज्यादा इलैबोरेटेड वे में क्लास में समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में। इस लर्निंग आउटकम में हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में थोड़ा और बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में क्या है? यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर को क्या चाहिए, एंड उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी उनके साथ में स्टैब्लिश कर रहे हो कि आपको जो चाहिए वो हम किस तरह आपको दे रहे हैं। सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर नीड, एंड सेकेंडली यू आर डूइंग समथिंग सो दैट उनके इंटरेस्ट आर met, and at the same time you are trying to communicate everything with them. Okay. इसके अलावा आपको स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देना, तो कैसे देंगे? बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट्स के थ्रू दे सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स। इसके अलावा और भी बीच बीच में आप डिस्क्लोजर्स दे करके अपने ज्यादा इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं पब्लिक तक। एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग रिड्यूसेस इंफॉर्मेशन असिमेट्री, तो इससे एक ट्रस्ट का माहौल भी बनता है। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंटली आपने इंफॉर्मेशन पास ऑन किया, आपके जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप है उनको भी आपके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है।
इसमें एरियाज टू फोकस में मैंने बहुत सारे और पॉइंट्स को फिलहाल समरी में कवर नहीं किया है, बट यू कैन एक्चुअली गो एंड लुक इनटू ऑल दीज, जैसे कि एजीएम क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, ईजीएम्स, एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स, प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट, टेंडर ऑफर्स एंड हॉस्टाइल टेक ओवर। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसको मैंने यहाँ पे समरी में कवर नहीं किया है, बट ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो एंड फोकस इनटू दीज एरियाज। क्या ये लर्निंग आउटकम के साथ में पूरी तरह से कनेक्टेड है? The answer is not really कि एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट बिकॉज यू हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो उसमें ये कई सारे और पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो यू विल हैव टू कवर ऑल दीज एरियाज अगर आपने आगे जाकर के डिटेल में पढ़ना है तो। और जो रिविजन कर रहे हैं तो आप ये समझिए ये सारी चीजें बस मैं नाम जब लिया तो आपको याद आना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर जंपिंग ऑन टू क्रेडिटर्स मैकेनिज्म। क्रेडिटर्स मैकेनिज्म मतलब क्रेडिटर्स अपने इंटरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए जो उनके बॉन्ड इंडेंचर होते हैं या कोवेनेंट्स होते हैं वो कंपनी को ऐसे भी काफी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। करेक्ट, कंपनी के ऊपर में पॉजिटिव नेगेटिव कोवेनेंट्स के थ्रू रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। इसके अलावा ट्रस्टीज, क्रेडिटर कमिटी, एडॉक कमिटी, इन सब चीजों से भी क्रेडिटर्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कल को कंपनी इज नॉट रीपेइंग द लोन्स टेकन फ्रॉम दीज क्रेडिटर्स, तो इस तरह की कमिटीज उनको हेल्प कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर में तो भाई एक पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स एंड दे रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट इन द कंपनी। इसका मतलब शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये उनके बिहाफ में एक टीम बैठी है, जिस टीम को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्पेशलाइज्ड कमिटीज होती है, विल बी टॉकिंग अबाउट दीज कमिटीज। ये एक एक कमिटी जो होती है ये अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करती है, बट जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो वापस रिपोर्ट पूरे बोर्ड को करते हैं एंड बोर्ड को अल्टीमेटली सारे एक्शंस लेने होते हैं। सो ऑल दीज कमिटीज आर रेस्पॉन्सिबल टू टेक ओवर सर्टेन tasks, but ultimately the entire board is responsible for all the actions taken. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है ऑडिट कमिटी। दिस इज वन ऑफ दोज कमिटीज जो कि रेगुलेटरी रीजन से भी रिक्वायर्ड होती है। नंबर 1, इनका काम होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ओवरसी करना। इसके अलावा ऑडिट प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं हो रही वो सब देखना, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स और इंटरनल ऑडिट करवाना, एक्सटर्नल ऑडिटर को रेकमेंड करना, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स के ऊपर में रेमेडीज प्रपोज करना। भाई अगर कोई ऑडिट में हमारे कोई इनकंसिस्टेंसी आई है तो उसके हिसाब से क्या चेंज करें ताकि इनकंसिस्टेंसी आगे ना आए, तो उसके ऊपर काम करना। एंड ऑब्वियसली रेगुलेशंस की जो मैंने बात बोली कि ऑडिट कमिटी आमतौर पे जरूरत भी होती है, मैक्सिमम कंपनीज में रेगुलेशंस पे लिखा रहता है कि ऑडिट कमिटी इज अ मस्ट। इसके अलावा कई और कमिटीज होती है, जैसे कि एक है गवर्नेंस कमिटी जो कि ओवरऑल कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, लॉज, रेगुलेशंस का ख्याल रखती है। नॉमिनेशन कमिटी जो कि ये नॉमिनेट करती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन फर्दर इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा कॉम्पेंसेशन कमिटी जो ये तय करती है या ये रेकमेंड करती है कि जिस मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स को कंपनी हायर कर रही है उनको कितने पैसे देने चाहिए। सो व्हाट शुड बी पेड टू द डायरेक्टर्स एज वेल एज सीनियर मैनेजर्स, ये कौन तय करता है? कंपेंसेशन कमिटी। वी हैव रिस्क कमिटी जो कि रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल कंपनी का मैनेज करती है। एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी जो ये देखती है कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से मैनेज हो रहे हैं। सो दे कंसिडर द एक्विजिशंस, द डिस्पोजल्स, रिटर्न जनरेटेड ऑन एसेट्स, उन सारी चीजों को वो लोग चेक करते हैं। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट कमिटी। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके और भी जो हमारे स्टेक होल्डर ग्रुप है उनके बारे में बात करें। वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज अपने इंटरेस्ट को कैसे बचाएं? तो एम्प्लॉइज अपने इंटरेस्ट को बचा सकते हैं फर्स्ट थ्रू लेबर लॉज। लेबर लॉज भी एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के लिए ही बने हुए हैं। सो जितने भी हम लोग जो बोनस एक्ट और ये सब इंडिया में भी देखते हैं, ये सब एक्ट मेजरली लेबर के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके एम्प्लॉयर को बाइंड करते हैं फॉर सर्टेन ड्यूटीज दैट दे आर बाउंड टू परफॉर्म फॉर यू। इसके अलावा आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ देशों में ये कॉन्सेप्ट है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी एम्प्लॉय की एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली ईसॉप्स के थ्रू भी एम्प्लॉइज और कंपनी दोनों अपने इंटरेस्ट को अलाइन कर पाती है, बिकॉज व्हेन ESOPs are being issued, the employee now feels that he is also the shareholder in the company. Naturally, their interests are aligned as well. तो ये जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, उसके तरीके हैं। इसी तरह सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड कस्टमर्स सोशल मीडिया के चक्कर में कंपनी के साथ में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो रेमेडी की उम्मीद कर सकते हैं। आप कस्टमर सोशल मीडिया पे कैसे कर सकते हैं? आप एक बार पिज्जा ऑर्डर कीजिए और वो खराब आने दीजिए, यू विल योरसेल्फ यूज सोशल मीडिया टू रिपोर्ट दैट। सो सोशल मीडिया आमतौर पे कस्टमर्स तब दे रिसॉर्ट टू दिस व्हेन दे थिंक दैट द कंपनी
इज लूटिंग देम, एंड जब वो लूट हो रही होगी तो सोशल मीडिया के थ्रू उसकी आवाज उठाई जाती है। सो ये कई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अगर आपके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा, आपके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, तो आई वुड से कि यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो कि इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट के हिसाब से आप चलें। अगर कोई मान लो जैसे इंडिया में डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में कोई भी तरह का काम करने से पहले लॉट्स ऑफ रेगुलेशंस आर प्लेस्ड इन, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर है, तो जाहिर सी बात है हर कोई को हर काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। नंबर 2, गवर्नेंस कोड्स डिसाइड हो सकते हैं, ये भी रेगुलेटर्स बता सकते हैं, एंड गवर्नेंस रेगुलेशन टाइम टू टाइम आती ही रहती है और ये लिस्टिंग रिक्वायरमेंट का भी पार्ट होती है। सो इस तरह से अगेन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एम्फेसाइज कि भाई गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज अबाउट पोटेंशियल रिस्क ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब रही, कंपनी का कोड गलत है, कंपनी का सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो क्या होगा। तो उस केस में हम सारी रिस्क के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करें अबाउट रिस्क ऑफ पुअर गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। नंबर 1, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने प्लेस किया है बट दे हैव नॉट प्लेस्ड एक आई वुड से एडिक्वेट कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कुछ भी कर रही होगी एंड हो सकता है कि शेयर होल्डर इंटरेस्ट या फिर बाकी स्टेक होल्डर इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। नंबर 2, अकाउंटिंग फ्रॉड होने से, वी हैव सीन एग्जांपल्स लाइक दीज इन द पास्ट, अकाउंटिंग फ्रॉड होने से कंपनी की वैल्यू डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से लीगल और रेपुटेशनल रिस्क भी आगे जाकर के आती है। सब ऑप्टिमल रिस्क टेकिंग इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अब ये जब होता है तो उस समय क्या होता है, जो आपके रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है और आप कम या ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी कंपनी की वैल्यूएशन पे प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, वी आल्सो सी दैट समटाइम्स सम स्टेक होल्डर्स गेन एडवांटेज ओवर द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, यानी एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर दूसरे ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर को एक्सप्लॉइट कर रहा है थ्रू द इन्फ्लुएंस दे हैव। इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर उनका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उसको परेशान करते हैं, तो उस तरह का अगेन कोई भी इवेंट देखने को मिलता है तो वो कंपनी की वैल्यू के लिए खराब है। एंड नंबर 2, इसके बाद में कई लॉ सूट्स वगैरह भी हो सकते हैं जो कि अगेन डेंजरस हो सकते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर रखना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना, ये भी एक पुअर आई वुड से साइन है, एंड ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक चूक है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। एंड ऑब्वियसली लास्ट में तो यही आता है, अकाउंटिंग फ्रॉड हो गया, डेट डिफॉल्ट हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, तो फिर कहना ही क्या है, पूरी कंपनी ही इसकी वजह से सफर करती है। सो दीज आर रिस्क ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा बेनिफिट की अगर हम बात करें तो सारे उल्टे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब उसे उल्टे पॉइंट्स में यह आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा बेटर अलाइंड है, शेयर होल्डर ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रख रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ रही है, लीगल और रेगुलेटरी रिस्क ना के बराबर है, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई है, कंपनी की वैल्यू इंप्रूव हो गई है, और डिफॉल्ट और बैंक्रप्सी की भी जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज हो गई है। सो बेसिकली देखा जाए तो लास्ट वाला जो लर्निंग आउटकम है उसमें कुछ खास नहीं है, उल्टी बातें हैं। पहले हम रिस्क की बात कर रहे हैं और बाद में बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। आई वुड से लर्निंग आउटकम 3, ये वाला जो लर्निंग आउटकम है, दिस इज परहैप्स द इजीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब इससे इजी कुछ भी नहीं है, एंड हल्का फुल्का जो एफर्ट जाएगा वो जाएगा सेकेंड वाले लर्निंग आउटकम में। नॉनदलेस आई हैव ट्राइड माय रियल बेस्ट कि आपको बहुत कम समय में, लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पूरा का पूरा लर्निंग मॉड्यूल अच्छे से समराइज करा पाऊं। सो इफ यू आर अबाउट टू स्टार्ट दिस लर्निंग मॉड्यूल, आपको डेफिनेट हेल्प होगी बिकॉज आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया, एंड अगर आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं देन आई एम श्योर कि आपका रिविजन बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो जस्ट जैसा कि मैंने कहा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, लाइक जरूर करना, सो दैट वी गेट द मोटिवेशन ऑफ to create more videos like these. Correct? अभी के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one. Bye bye.